हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? बढ़िया। चलिए अब अपन पढ़ने वाले हैं। देखो अपन का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चल रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंतिम चरण पे है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपन ने गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ की एप्लीकेशन वो सब पढ़ लिए। गॉस लॉ की एप्लीकेशन में अपन ने कुछ चीजें पढ़ी, 5 एप्लीकेशन पढ़ी है गॉस लॉ की अपन लोगों ने, और 5 एप्लीकेशन अपन की हो गई हैं। उम्मीद है आपके समझ में आई होंगी। इनके समझ में नहीं आई तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, अपन उसको कुछ चेंज कर लेंगे। चलिए मैं अलग तरीके से समझा दूंगा। अब अपन को पढ़ना है कुछ अलग टॉपिक। अलग टॉपिक मतलब कुछ अनयूजुअल चीजें हैं जो पहले बोर्ड्स में नहीं थी। जब सिलेबस चेंज हुआ तो बोर्ड ने इंट्रोड्यूस कर दी। वो अच्छा हुआ इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि वो अपन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी काम में आएगा और वैसे भी बहुत कायदे का टॉपिक है। अपन को कुछ नई चीज जानने को मिलेगी। तो वो टॉपिक क्या है पहले वो पढ़ लेते हैं। फोर्स एंड प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। किसी भी चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर कितना प्रेशर या फोर्स लगता है, लगाता कौन है सर? उसी सरफेस के चार्जेस। किसी बॉल को, लोहे की बॉल हाथ में लो, उसके सरफेस पर आपने चार्ज डाल दिया, चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कोई छोटी सी जगह पर कोई छोटा चार्ज रखा होगा, बचे हुए पूरी बॉल का चार्ज उस छोटे से चार्ज को रिपेल करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके से हर तरफ से हर चार्ज को रिपल्शन फोर्स मिल रहा होगा बाहर की तरफ। तो अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के जो कि चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके सरफेस पर एक फोर्स लगता रहता है। लगाता कौन है? उसी सरफेस के चार्जेस। कहां की तरफ? बाहर की तरफ। आज से पहले आप लोगों ने सोचा नहीं होगा कि उसी कंडक्टर के चार्जेस उसी कंडक्टर पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तरीके की बात हुई। अब अपन को पढ़ना है कि क्या ये बात सही कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारा मास्टर, और अगर लगाता है तो क्या फॉर्मूला है उसका, वो सब अपन को पढ़ना है अभी। तो अपन की हेडिंग ये चिपका लो हेडिंग, फोर्स एंड प्रेशर। देखो सबसे पहले कंडक्टर लेते। कंडक्टर में आप कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पर एक स्फीयर ले रहा हूँ, ठीक है। स्फीयर से काफी लगाव है, इसलिए एक स्फीयर कंडक्टर लिए, क्योंकि बहुत इमेजिनरी तरीका है, अपन बहुत आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। इसके सरफेस पर अपन ने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। वो तो अपने आप होगा, अपन क्या करवाएंगे, चार्ज है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो ही जाएगा, ठीक है। और क्योंकि अपन को ये स्फीयर, ठीक है, SPHER, अब इस पर चार्ज कितना है तो चार्ज का नहीं पता, बट क्योंकि 2D है, एक स्फीयर है, दैट इज व्हाई सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी अपन को पता है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है? dq/ds, कि हर छोटी छोटी ds पर dq चार्ज अवेलेबल है। इतना इसने बोल दिया अपन को। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। अब हमको जो पता करना है वो क्या है? देखो अपन को पता करना है फोर्स एंड प्रेशर। इधर देखते चलो। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, F/S, क्योंकि अपन ds स्मॉल एरिया मान रहे हैं तो S पूरा एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये तो प्रेशर है। फोर्स निकालने के लिए, अब देखो फोर्स निकालने के तो तमाम फॉर्मूले हैं, बट यहां पर कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा? देखो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती होगी, तो यहां पर फॉर्मूला वो काम आएगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कंसेप्ट हो। तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और फोर्स का। फोर्स अपॉन चार्ज याद है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो F इक्वल्स टू Q0 * E। तो वही Q कितना हो जाएगा यहाँ पर? dq, वो तो अपने पास अवेलेबल है। अब मेरा सारा फोकस किस पे आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने पर। अब दिमाग का इस्तेमाल करते हैं अच्छा वाला, ठीक है। देखो मैंने यहां पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर किया, छोटा सा एरिया ds। कितना एरिया? ds। इसमें कुछ चार्ज अनबाउंडेड होगा। अब मेरे को यहीं पर एक पॉइंट लिया मैंने P1 और एक अंदर की तरफ पॉइंट लिया कहीं पर P2। मेरे को P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और P2 पर तो मैं तुम्हें तसल्ली देने के लिए निकाल रहा हूं, ठीक है, वैसे ही मजे लेने के लिए। इमेजिन करते हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं। ये क्या है? एक चार्ज कंडक्टर है। किस तरीके का? स्फीयर। चाहे गॉस लॉ से कर लो, चाहे कूलम लॉ से कर लो, चाहे सिमेट्री से कर लो। कंडक्टर पे चार्ज अगर बाहर की सरफेस पर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? फिर हमारे नंबरों के बराबर। मतलब 100 नंबर आएंगे ना तुम्हारे, तो 1 0 0, तो कुल मिलाकर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? 0 अंदर। किसी भी तरीके से समझ लेना। अब बात करते हैं अपन सर बाहर कितनी होती है। तो देखो उसी चीज को समझना है। मैंने ये तो छोटा सा एरिया लिया है ds, इसमें जो चार्ज होगा उसको बचा हुआ पूरा कंडक्टर रिपेल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में।
है ना क्लास। ये अपन कुछ चीज और मान लेते हैं। देखो यहां पर दो पोर्शन है, इस पोर्शन को मैं लेता हूं ए और ये बचा हुआ पूरा पोर्शन हो जाएगा ए सी बी। मतलब इसको छोड़ दो तो बचा हुआ पूरा कंडक्टर कितना है ए सी बी और ये वाला पार्ट कितना है ई बी। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, दिखाई दे रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए बी इज E1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सी बी इज E2। ए बी वाले पोर्शन की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी E1 और ए सी बी की वजह से कितनी होगी E2। ठीक है, तो इस पूरे ए सी बी की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई E2 और इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ। अच्छा ये भी तो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर बाहर की तरफ होगा। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए अपन क्या करते थे, टेस्ट चार्ज रखते थे। तो अगर मैं कोई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी तो यहाँ पे क्या रखूंगा, टेस्ट चार्ज रखूंगा। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखूंगा तो ये बचे हुए सारे पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे सर इस डायरेक्शन में। तो ये रही वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला जो पोर्शन है ए बी, इसकी जो चार्जेस हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज को वो क्या करेंगे, वो भी रिपेल करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए टेस्ट चार्ज रखा जाता है इमेजिनरी, वो रखकर बता रहा हूं आपको कि ये पूरे सारे चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। और ये वाले जो चार्जेस हैं ये भी इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई। तो कुल मिलाकर अगर मैं इस पूरे कंडक्टर से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखूंगा तो कहां जा रही है, शू बाहर की तरफ, आउटवर्ड। किसकी वजह से, पूरे की वजह से। इसमें इसका भी कंट्रीब्यूशन है, इसका भी कंट्रीब्यूशन है, बोलो हाँ। अब बात करते हैं अंदर की। देखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा मान लो, तो ये वाले पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेंगे और ये वाले पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को यहां रिपेल करेंगे। तो अंदर तो इक्वल एंड अपोजिट मामला चल रहा है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P2। इसको मिटा देता हूं क्योंकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि अपन अब क्या करेंगे। अपना पहला स्टेप है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, दूसरा स्टेप है उसमें D2 का मल्टीप्लाई करके फोर्स निकालना। ठीक है, तो ये सब तो वैसे ही था आने जाने वाला। अब अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है P2 पॉइंट पर। तो E P2 बोले तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये हो गई अपन की E1 माइनस E2 दोनों कैसे हैं। और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी है, 0 है। तो मैं बोल सकता हूं कि E1 माइनस E2 इक्वल्स टू 0। तो E1 इक्वल्स टू E2। यहां तक ये ऐसी चीज निकल के आई जो आपको पता भी है, अभी बता दूंगा आपको आती है। बट अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0। तो E P2 बिकम 0। इनसाइड देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती, हमको पता था। ये तो था पहला स्टेप। अब आप करते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप मतलब इधर P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, P1। तो यहां पर P1 इज इक्वल टू E1 प्लस E2, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या जुड़ जाएंगे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड अपन चाहते हैं कि ऐड हो जाए। अब आप ये बताओ कि कुल मिलाकर कंडक्टर अगर स्फीयर है तो उसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होती है। थोड़ा याद करो गॉस लॉ की एप्लीकेशन, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, उससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो वीडियो देखो फटाफट देखो। तो ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर आउटसाइड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज की वैल्यू कितनी हो गई, EP1 कितना हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह मैं लिख देता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह इक्वल्स टू E1 प्लस E2। अगर E1 और E2 तो बराबर हैं तो E1 या E2 प्लस E2, है ना। समझ में आया होगा कि क्या बताना चाहूं। E1 लिख लो, ऐसे ही कर लो। तो ये हो गया 2E1
2E1 is equals to sigma upon epsilon naught. E1 becomes sigma upon 2 epsilon naught. This is our electric field intensity. E1 क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू AB. तो AB की वजह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतनी हो गई. और क्या E2 भी इतना है? यस सर, E2 भी इतना है. तो बचे हुए पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इतनी हो गई. तो अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो पॉइंट है ये जस्ट नियर टू दैट सरफेस है. मैंने कोई बॉल ली है, कोई बॉल इमेजिन करी. इस बॉल से यहां पर ये कंडक्टर है, स्फेरिकल है. स्फेयर में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर निकालूं, फॉर्मूला क्या आता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. यही आता है ना क्लास. तो यहां निकालूं चाहे यहां निकालूं चाहे निकालूं, आउटसाइड तो आउटसाइड है. तो आउटसाइड यानी कि इधर इस वाले पॉइंट पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल. तो डायरेक्शन भी लिख देते हैं इधर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल. नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर ही है, पर ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरफ लग रही है? बाहर की तरफ लग रही है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स भी होगा. तो समझ में आ रहा है आपको कहां तक अपन पहुंच चुके हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन की जनरेट हो गई है. अब ये बताओ कि अगर मेरे को स्मॉल अमाउंट का फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला होता है Q नॉट इंटू E. अब यहां पर इतने छोटी जगह में, ds जगह में कितना चार्ज है? ds जगह में कितना चार्ज है क्लास? dq. ये लिखा हुआ है पहले से. तो अपन यहां पर dq लिखने जा रहे हैं. तो df यानी कि स्मॉल अमाउंट का फोर्स कितना हुआ अपन का? dq डॉट e. तो dq को तो एज इट इज लिखा. e कितना हो गया अपना? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन. अब सवाल आता है इसे dq कितना है? यहां से dq भी निकाल सकते हैं क्या अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके? तो सिग्मा डॉट ds इज इक्वल टू dq. लिख लो. तो df बिकम dq की जगह सिग्मा डॉट ds डॉट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. तो सिग्मा इनटू सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ds. ये चीज क्या हो गई? अपन का स्मॉल अमाउंट का फोर्स हो गया. समझ में आया? अच्छा, इसको अपन दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं. पर बारिश आ गई यार, बारिश आ गई बाहर. खैर, इसको अपन दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं. किस फॉर्म में? कैपिटल E और एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में. कैपिटल E और एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में. देखो मैं आपको कहां बताऊं, ये बता दो. इधर देखो. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट में से एप्सिलॉन नॉट को इधर पहुंचाया तो सिग्मा कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट डॉट कैपिटल. अपने पास क्या है यहाँ पर? सिग्मा स्क्वायर. तो सिग्मा स्क्वायर निकालने जाऊंगा तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और ई स्क्वायर हो जाएगा, है ना? तो अपन इस चीज को यहाँ पे पुट करते हैं जरा. तो df विल बिकम सिग्मा स्क्वायर की जगह एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ds. एक एप्सिलॉन से ये कट जाएगा. तो df कितना आएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डॉट ds. ये आपका फोर्स का फॉर्मूला है. आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है. ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ये भी बिल्कुल सही है. बट एक्चुअल में जब अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आएंगे तो मैं ये आपको दोबारा बताऊंगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दोनों प्रकार की चीजें होती हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक. और इलेक्ट्रिक फोर्स इतना होता है, मैग्नेटिक बाद में पढ़ेंगे अपन. तो ये फॉर्म अपन के आगे काम में आएगी, इसलिए मैंने निकाल के दिखा दिया आपको. बाकी आप यहां तक भी कर सकते हैं. तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा. इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना और उतारते रहना. अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूं इसी पॉइंट को लेकर, क्योंकि इसमें भी आपको प्रेशर निकालना है. तो प्रेशर कितना होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर बिकम df अपॉन ds. जो कितना अच्छा लग रहा है, df. तो df कितना अपने पास? 1/2 ऊपर वाले लिखना ना, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट ds अपॉन ds.
तो अपन का प्रेशर हो गया हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन। ये हो गया अपन का प्रेशर। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या है क्लास? आउटवर्ड नॉर्मल। इसका भी डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड नॉर्मल। तो कंक्लूजन क्या निकला आज के लेक्चर का, इस छोटे से पार्ट का? इस छोटे से पार्ट का कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए अपन जब किसी कंडक्टर, इमेजिन करो कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो चार्ज उसके सरफेस पर आ जाता है। तो हर छोटे टुकड़े को, अगर मैं किसी कंडक्टर के छोटे टुकड़े को लूं तो बचा हुआ पूरा टुकड़ा उस छोटे से टुकड़े पर फोर्स लगाता है। या मैं ये कह सकता हूं कि बचे हुए पूरे कंडक्टर का जो चार्ज है वो छोटे से चार्ज पर रिपल्शन फोर्स लगाता है। फिर मैं कोई दूसरा टुकड़ा कंसीडर करता हूं तो बचा हुआ पूरा कंडक्टर फिर से उस टुकड़े पर रिपल्शन लगाता है। इस तरीके से पूरा कंडक्टर, उस पूरे कंडक्टर का चार्ज उसी चार्ज पर रिपल्शन फोर्स लगाता है। तो कुल मिलाकर हर कंडक्टर पर एक रिपल्सिव फोर्स लगता रहता है जिसका डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होता है। बारिश बहुत तेज हो गई है, काफी अच्छी हवा चल रही है, ठीक है। अब अपन ने अभी तक क्या पढ़ लिया कि किसी भी कंडक्टर पे रिपल्सिव फोर्स कहां पे लगता है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मल। और उसका फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, ये स्मॉल अमाउंट का फोर्स है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं आपको करके बताऊं तो इंटीग्रेट करने के लिए df का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट ds। इसका इंटीग्रेशन देखो, हाफ कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा ds। ये हो जाएगा टोटल फोर्स। समझ में आ रही है बात आपको? ये हो जाएगा टोटल फोर्स। अब सर यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया? हो सकता है वो शीट हो सकता है स्फीयर हो, वायर हो, वो आप अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन में देख लेना, ठीक है। तो ये नेट फोर्स हो गया, ये नेट प्रेशर हो गया। तो याद क्या रखना है कि हर कंडक्टर अपने सरफेस पर अपने ही चार्ज की वजह से एक रिपल्सिव फोर्स लगाता है जिसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है। तो बात समझ में आ गई होगी आपके? चलिए इतना होता रही है, जब तक फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए क्लास वापस आते हैं। अब अपन का अगला टॉपिक क्या है? एनर्जी। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कंडक्टर के सरफेस के चारों तरफ एक चार्ज होता है, वो चार्ज बचे हुए चार्ज पर फोर्स लगाता है। हर चार्ज का दायित्व है कि वो अपने सामने वाले पर रिपल्सिव फोर्स लगाए। कंडक्टर के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? 0, मगर बाहर कितनी हो जाती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कुल मिला के, मतलब आधी आधी दोनों तरफ की होती है, इधर की आधी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इधर की आधी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को जोड़ोगे तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कट जाएंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या पढ़ना है कि क्या सर एनर्जी भी स्टोर होती है क्या किसी कंडक्टर के अंदर? डेफिनेटली होती है। देखो, मगर उस एनर्जी को पहचानने के लिए कुछ करना पड़ता है। एक बार बताओ, एक बॉल जमीन पर रखी हुई है, उसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है? है सर। पता कैसे पड़ेगा? जब भी उस एनर्जी के अगेंस्ट में वर्क करोगे, आपको 11th में एक लाइन याद करवाई थी, जब भी नेचुरल वर्क के अगेंस्ट में वर्क डन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अगर कोई बॉल नीचे गिरी हुई है, उसके अंदर एनर्जी है कि नहीं है नहीं पता, उसको उठाओ, उसको उठाने में आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। 1 घंटे तक ऐसे रखे रहोगे तो आपको हाथ में दर्द होने लगेगा, 2 घंटे तक रखे रहोगे तो छोड़ दोगे यार छोड़। तो आपका वर्क लग रहा है, आपकी एनर्जी लूज हो रही है, आपकी एनर्जी लूज हो गई। कहां गई? उस बॉल को पकड़ने। वो बॉल के अंदर दिखाई तो नहीं दे रही है पोटेंशियल एनर्जी, नहीं तो बॉल हवा में इतनी देर अपने आप कैसे खड़ी रह सकती है? दैट इज द पॉइंट। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि हम एक बॉल को नीचे से ऊपर उठा के लाते हैं। अगर हमने उठा के लाया तो नेचुरल वर्क क्या है? वो नीचे जाना चाहिए ड्यू टू ग्रेविटी। बट हमने उस नेचुरल वर्क के अगेंस्ट में वर्क किया है, तो हमारा वर्क उस या हमारी एनर्जी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन गई, नहीं तो वो अपने आप थोड़ी ना हवा में रह सकती है। यही चीज वर्ल्ड वाइडली वैलिड है हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो अपन एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेकर इस काम को समझते हैं। देखिए मैंने लिया यहां पर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ये फिर एक स्फीयर है, इसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है क्लास? थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, इसका रेडियस है स्मॉल r, ठीक है। स्फीयर है और इसका एरिया 4πr² हो जाएगा। इस पर फोर्स चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज है बकायदा। तो इस पर बाहर की तरफ फोर्स कितना लग रहा होगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट ds। अब इस केस में तो ds पता है मेरे को 4πr² है,
है ना, ये तो डीएफ है, तो एफ कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट डीएस का इंटीग्रेशन करोगे तो डीएस क्या है, स्फीयर का छोटा एरिया, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अलग लिखूं, चलो लिख देता हूं, तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 पाई आर। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, आउटवर्ड, नॉर्मल, बाहर, इधर 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 इधर। अगर मैं इस, ये तो नेचुरल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नेचुरली लग रहे हैं, नेचुरल किस डायरेक्शन में लग रहा है, बाहर की तरफ लग रहा है, नेचुरल काम कहां हो रहा है, चार्ज की वजह से बाहर की तरफ हो रहा है, बाहर की तरफ जाना चाह रहा है। अगर मैं इस नेचुरल वर्क के अगेंस्ट वर्क कर दूं, नेचुरल वर्क के अगेंस्ट मैं वर्क कर दूं, यानी कि कंप्रेस कर दूं इसको, नेचुरल वर्क कहां है, बाहर में, तो मेरे को कुछ ताकत लगानी पड़ेगी, ताकत बोले तो एनर्जी, तो वो मेरी एनर्जी इसके अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, मेरी लूज हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी, यूनिवर्स की नेट एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई एक ऑब्जेक्ट के अंदर से एनर्जी गई दूसरे ऑब्जेक्ट में आ गई, तो यूनिवर्स में तो मामला कंजर्वेशन पे है ना, वही होता है। देखो मैं यहां पर ये पिछला वाला जो मैंने आपको बताया, जो फोर्स बताया वो और ये सब पॉजिटिव चार्ज लेकर कर रहा हूं, अगर इन स्फीयर पर नेगेटिव चार्ज हो तो वही डायरेक्शन इनवर्ट हो जाएगी, जैसे पिछले वाले में डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड इनवर्ट हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज दूंगा तो, इसमें भी नेगेटिव लूंगा तो इनवर्ट हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। अब मेरे को निकालनी है एनर्जी, एनर्जी बोले तो वर्क डन, एनर्जी बोले तो वर्क डन, वर्क बोले तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, जो अब मैं करूंगा इसको कंप्रेस करने में, मैंने कुछ फोर्स लगाया इसको कंप्रेस करने के लिए, कंप्रेस के दबाया इसको, और मैं इसको कुछ दबाने में कामयाब भी हो गया। ये मैंने मान के चलो यहां से यहां तक की अब रेडियस हो गई r माइनस डी आर, मतलब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मेरी तरफ से कितना हो गया, ये मेरी तरफ से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, dr। समझ में आ रही है बात को, r रेडियस थी, मैंने थोड़ा सा dr कंप्रेस कर दिया, अब रेडियस कितनी रह गई, r माइनस डी आर। तो मैंने फोर्स यहां पर dw आएगा क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो dw इज इक्वल टू f, f कितना है क्लास अपना, ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये एरिया डॉट डी आर, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर और डी आर डिस्प्लेसमेंट, एरिया और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई होकर वॉल्यूम देते हैं, देते नहीं, अरे वॉल्यूम में 3 क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई तो होता है यार, स्फीयर का देखोगे तो 4 पाई आर क्यूब, तो आर क्या है, रेडियस का क्यूब, बेसिकली देखा जाए तो ये भी तो आर ही है, रेडियस ही है, तो ये कुल मिलाकर एरिया इनटू वॉल्यूम 3 क्वांटिटी हो गई, एरिया में 2 क्वांटिटी होती है, भाई किसी भी चीज का देखोगे ना एरिया 2 चीजें कवर करती है, और ये डिस्प्लेसमेंट तीसरी क्वांटिटी कवर कर रही है, तो वॉल्यूम हो गया कि नहीं अपन का, तो ये वाली टर्म एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट तो स्मॉल वॉल्यूम हो जाएगा, तो dw is equals to sigma square upon 2 epsilon naught dv। d तो लिखा है क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का, एरिया पूरा है मगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, दैट इज व्हाई वी कंसीडर है dv। तो आपन का ये वर्क डन स्मॉल अमाउंट आ गया, आपन की हेडिंग है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम में नहीं, आपन को निकालना था पर यूनिट वॉल्यूम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे टोटल एनर्जी निकालने के लिए, ये इधर इंटीग्रेट हो जाएगा, और ये है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डीवी। समझ में आ रहा है, सब कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया डीवी, और ये हो गया वर्क डन, और ये हो गया एनर्जी। डीवी का इंटीग्रेशन अपन ई लिख सकते हैं, 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कैपिटल वी का क्रॉस मल्टीप्लाई किया नीचे, क्यों, क्योंकि हेडिंग है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये नीचे आ जाएगा, तो वर्क डन अपॉन वॉल्यूम, तो हाफ सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सही चल रहा ना भाई, तो ये अपन की एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इसको अपन 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन, इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वो भी होता है। तो ये इतनी एनर्जी स्टोर करता है, मगर वो एनर्जी अपीयर कब हो रही है, जब आप उसको कंप्रेस कर रहे हैं। बहुत नेचुरल फिनोमिना है, जैसे कि आप लोग 11th में पढ़ते आ रहे थे, किसी चलती हुई बॉडी को रोकने के लिए जब वर्क डन लगाओगे तब पता पड़ेगा कि वो कितने वर्क से चल रही थी। इसी तरीके से इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है, इसको कंप्रेस करके पता पड़ेगा। तो ये 2 टॉपिक थे अपन के आज के। सबसे पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा, ध्यान से सुन लो, रिवाइज करवा रहा हूं। किसी भी कंडक्टर है, उसके सरफेस पर अगर चार्ज है तो वो चार्ज बचे हुए सारे चार्जेस पर, मतलब उसी कंडक्टर के सरफेस पर एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड फोर्स लगाता है। मतलब हर चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर एक परपेंडिकुलर आउटवर्ड फोर्स लगता है, हमेशा लगेगा, और वो उसको बाहर की तरफ ले जाएगा। उस फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/2 सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट डॉट ds, मतलब उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपन को ds को। और प्रेशर कितना लगता है, तो वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आ जाता है अपन का, और फोर्स पर यूनिट एरिया से। और क्या उसके अंदर एनर्जी भी स्टोर होती है, हाँ सर होती है, मगर वो एनर्जी कब अपीयर होगी, जब अपन कुछ डिस्प्लेसमेंट से उसको कंप्रेस करेंगे या एक्सपेंड करेंगे, दोनों तरफ आता है। एक्सपेंड करेंगे तो भी dr एक्सपेंड होगा, कंप्रेस करेंगे तो भी dr एक्सपेंड होगा, बात बराबर है। ठीक है, तो ये अपन के 2 टॉपिक थे। इसी के रंग आपका चैप्टर खत्म हो गया है, गॉस लॉ वाला, गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशन वाला। एक छोटा सा टॉपिक है राजस्थान बोर्ड में एक्स्ट्रा, 100 बबल के ऊपर चार्ज अगर रख दे तो कितना नेट फोर्स लगेगा, वो भी बता दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो ये आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। अब अपन का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ अपन स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर, पर कैपेसिटर बाद में, पहले पोटेंशियल। जब तक बने रहिए मेरे साथ कैरियर मेकर एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।